बच्चों, बीते दिनों हमने सामाजिक समस्याओं के बारे में जाना और हमने समकालीन सामाजिक समस्याओं में अपराध के बारे में बहुत विस्तार से जाना था। तत्पश्चात हमने ये निश्चित किया था, क्योंकि आपके सिलेबस में ये मेंशन्ड है कि आपको अपराध के साथ साथ बाल अपराध भी पढ़ना है। तो पिछली कक्षा में हमने जाना था कि बाल अपराध होता क्या है। हमने ये जाना कि जिस प्रकार से अपराध एक सार्वभौमिक घटना है या सार्वभौमिक सामाजिक समस्या है, उसी प्रकार से, और मैंने सार्वभौमिक का आपको अर्थ भी बताया था कि सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, जो सभी जगह व्याप्त हो। और उसी प्रकार से बाल अपराध की अवधारणा भी या बाल अपराध की जो समस्या है वो भी सार्वभौमिक है। और ये हमने बात की थी कि हर जगह, हर राष्ट्र में जो बाल अपराध की जो आयु है वो अलग अलग है, श्रेणियाँ अलग अलग है। कहीं 12 से 17 वर्ष है, कहीं 13 से 18 वर्ष है, कहीं 9 वर्ष भी है। तो ये अलग अलग श्रेणियाँ अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग आयु श्रेणी में विभक्त है। आज हम जानेंगे, हमने 2 कारणों को पूर्व में जाना था कि अपराध के ऐसे कौन से कारण हैं, बाल अपराध के ऐसे कौन से कारण हैं। अब हम जानेंगे तीसरा कारण, अपराधी क्षेत्र। अपराधी क्षेत्र क्या कहता है? क्लिनफोर्ड, शॉ और मैकी के अनुसार, जो उन्होंने अध्ययन किए, कि कुछ क्षेत्र बालकों के स्वस्थ विकास के लिए उपयुक्त नहीं होते। बेटा देखिए, आप जब फर्स्ट ईयर में आपने समाजीकरण का सिद्धांत पढ़ा था, तो वो सिद्धांत भी स्पष्ट करता है कि बच्चे के एक सकारात्मक समाज के सदस्य बनने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उसका उन लोगों के साथ, देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है कि समाज में रहकर जो कुछ भी सीखा जाता है, लेकिन वो नकारात्मक नहीं होना चाहिए। तो समाज के विकास में कोई भी बच्चा जब वो धीरे धीरे बड़ा होकर किशोर बनता है, फिर युवा बनता है, वो अपनी महती भूमिका तभी निभा सकता है जब वो अच्छे गुणों को अंगीकार करे। और ये गुण अंगीकार करने वाली संस्थाएं सिर्फ परिवार नहीं है, अपितु ये संस्थाएं मित्र समूह, नातेदारी समूह और आपका जो विद्यालय है, उसके बाद जो अन्य आप संस्थाओं के संपर्क में आते हैं, वो सारी संस्थाएं आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है कि हम बैठ के, कि हमारे मित्र समूह ने हमें कहा बैठ जाओ अब हम तुम्हें ये बात सिखाएंगे ना। दरअसल जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो उसके व्यवहार को देखकर, उसका जो कार्य करने का तरीका है, उसकी जो शैली है, उन सब चीज़ों को देखकर हम स्वाभाविक तौर पर उसको सीखते हैं, उसको हम उस तरह की भूमिका को निभाते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में भूमिका भी पढ़ी होगी, तो उसमें भी ये चीज़ है, रोल प्लेइंग, रोल टेकिंग, ये सब जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि कई बार हम किसी के व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं और उस चीज़ को हम सीखने की चेष्टा करते हैं। तो क्लिनफोर्ड भी ये बात कह रहे हैं कि हमें बालकों के जो स्वस्थ विकास के लिए हर जो क्षेत्र है वो उपयुक्त नहीं होता। ये एक सामान्य बात है जो आपको और मुझे भी पता है कि पड़ोस और मोहल्ले का बालक पे बहुत अधिक असर पड़ता है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि भाई जहाँ पड़ोस में अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो माता पिता बड़े डरे हुए, चिंतित होते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति भी होती है कि वो अपना घर तक परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि संगति का असर होता है। ये साइंटिफिकली, ये वैज्ञानिक तौर पर, कौन सा वैज्ञानिक, ये कोई बायोलॉजिकल विज्ञान की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल साइंस की बात है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके मॉलर ने भी ये निष्कर्ष निकाला है। और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में किशोर अपराधियों पर अध्ययन किया और उस क्षेत्र में देखा कि किस क्षेत्र में वो अपराधी अधिक होते हैं जहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता, बस्ती अस्थिर होती है, अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल में क्या होता है कि व्यक्ति अपराध करके सहजता से बच जाता है, उसे सामाजिक, देखिए जब व्यक्ति समाज में रहता है तो उसका केंद्र बिंदु उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है कि मुझसे ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा आहत हो। लेकिन जब आप किसी स्थिर निवासी नहीं, आपको पता है आज आप यहाँ रह रहे हैं, कल को आप कहीं और जाके रह सकते हैं, ये वो अवस्थाएं हैं जहाँ पर व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर बहुत अधिक चिंतित नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ स्थायी रूप से नहीं रह रहा है। तो
मॉलर ने जो अध्ययन किया उन्होंने पाया कि किशोर अपराधी उस क्षेत्र में अधिक होते हैं जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं है या अस्थिर बस्तियां, उदाहरण के लिए धर्मशाला, सराय तथा होटल के आसपास पॉकेट मार अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ आने वालों का सिलसिला बराबर लगा रहता है। क्लिनफोर्ड, शॉ और मैके ने लगभग 15 शहरों में किशोर अपराध का अध्ययन करके देखा कि अपराध की दरें नगर के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक और आखिरी छोर पर सबसे कम होती हैं। ठीक है, अब अपराधी क्षेत्र के बाद देखिए, अपराधी क्षेत्र को हमने जाना। अब हम जानेंगे बुरी संगत। इसके बारे में हम लगातार आपसे बात कर ही रहे हैं कि जिस तरह की संगत के संपर्क में हम रहते हैं वो हमारे व्यक्तित्व पर एक बहुत गहरा प्रभाव डालती है। यहाँ तक कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति किसी बहुत भले मानस व्यक्ति के साथ रहता है तो कई बार उस अपराधी व्यक्ति की भी प्रवृत्ति बदल जाती है, वो सीधे और सहज मार्ग पर चलने के लिए उन्मुख हो जाता है। परंतु ठीक उसके विपरीत यही स्थिति होती है कि अगर अपराधी व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व इतना अधिक प्रभावशाली नकारात्मक रूप में, और जो उसके साथ किशोर है वो उस प्रभाव से प्रभावित होकर कई बार अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। तो बुरी संगत का अपराधियों पर बहुत अधिक असर होता है। तो बुरी संगत के बारे में सदरलैंड के बारे में हम अनेक बार बात कर चुके हैं। तो सदरलैंड के अनुसार अपराधी व्यवहार दूसरे व्यक्ति से अंतःक्रिया के द्वारा सीखे जाते हैं। सदरलैंड के शब्दों में कानून के उल्लंघन करने में सहायक परिभाषाओं की अपेक्षा अधिकता हो जाने के कारण व्यक्ति अपराधी हो जाता है। बालकों में किसी बुरी और किसी अच्छी संगति मिलती है, मनुष्य के व्यवहार पर उसके साथियों का असर पड़ता है। ये बात आप बच्चों बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आप इस वक्त किशोरावस्था में हैं, आप युवा होने वाले हैं, और आप स्वयं ये देखते हैं कि कई बार आपको अपनी सहेली की, अपने किसी मित्र की बात इतनी अधिक प्रभावित होती है कि आप उसको फॉलो करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से जो बच्चे बुरी संगत में आ जाते हैं वो उन्हीं व्यवहारों को अपने जीवन में अमलीकरण कर लेते हैं जो कि उनके लिए घातक होता है, और ये बाल अपराध का एक प्रमुख कारण है। बाल अपराध का 5वां कारण है मनोरंजन। बालकों के विकास के लिए मनोरंजन के साधनों का बड़ा महत्व है। अब स्कूल के बाद शेष समय जो है वो स्वस्थ क्रियाओं की प्रेरणा उन्हें अच्छे वातावरण में मिल सकती है। खाली समय का सदुपयोग न होने पर अपराधी व्यवहार प्रेरित करता है। बालकों के सामाजिकरण और नैतिक परीक्षण में खेलकूद प्रमुख तत्व है। अपर्याप्त और अनियंत्रित मनोरंजन के किशोर अवस्था में, अब देखिए इसको मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर मैं गलत नहीं, एक बहुत सालों पहले एक फिल्म आई थी जुगनू, और उसमें चोरी करने के तरीके बताए गए थे, और उस मूवी को देख के कुछ किशोरों ने कि किस तरीके से चोरी की जाती है प्रभावित होकर बिल्कुल उसी तरीके से सेंध मारी और उसी तरीके से अपराध किया। वही क्यों, टेलीविज़न पर सीरियल आते हैं, क्राइम पेट्रोल आता है या सनसनी आता है, उसमें ये बहुत बार नोटिस किया गया है कि उसमें जो अपराध करने का तरीका, वो अधिकतर सच्ची घटनाओं को वो लोग पिक्चराइज करके दिखाते हैं कि इस प्रकार से अपराध हुए। उनको देख के किशोर कई बार वो अपराध करने का तरीका सीखते हैं। परंतु अगर बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त हो, अगर वो खेल कूद में इंडल्ज हों, और खेल कूद व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, और अगर उसके पास सिर्फ इंडोर आउटडोर किसी भी प्रकार के वो खेल कूद करता हो, या फिर उसके पास ऐसे मनोरंजन के साधनों से अच्छा गाना गाने का शौक़ हो, इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ हो, तो वो बुरी संगत में सहजता से नहीं पड़ता। इसलिए मनोरंजन के साधन भी जो बाल अपराध है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं युद्ध। ये 6वां कारण है। युद्ध काल और युद्धोत्तर काल में भी जो किशोर अपराध की दरें बढ़ी पाई जाती हैं। क्यों? युद्ध में सम्मिलित होने वाले देशों के बालक स्कूल की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। आपको पता ही है कि जब युद्ध काल होता है तो बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते, बच्चों की ढंग से देखभाल नहीं हो पाती, क्योंकि परिवार के सदस्य, खासकर पुरुष सदस्य, तो युद्ध में भाग लेने के लिए जा चुके होते हैं, और ऐसे नियंत्रण के अभाव में हम घर के जो बालक बालिका हैं वो बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में कई बार यौन अपराध की घटनाएं भी बढ़ती हैं। अब 7वां कारण जो है स्थानांतरण।
जो ट्रांसफर जिसे बात कहते हैं ना, स्थानांतरण का जो किशोर अपराध पर कैसे बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में स्टुअर्ट ने बर्कले नगर के अध्ययन में देखा कि किशोर अपराधी ऐसे स्थान पर अधिक रहते हैं जहां स्थानांतरण अधिक था, किंतु अपने परिवार की अपेक्षा वे स्वयं बहुत गतिशील होते हैं। अब ये हमने 7 कारण जाने, उसके बाद 8वां कारण है सामाजिक विघटन। देखिए, अपराध का मूल भाव ही इस शब्द से उत्पन्न होता है, सामाजिक विलगाव और सामाजिक विघटन। जब चाहे वो वयस्क अपराधी हो, चाहे वो किशोर अपराधी हो, जब वो समाज से स्वयं को कटा हुआ महसूस करता है, अलग महसूस करता है, समाज के प्रति उसके मन में विद्रोह भाव होता है, विरोध का भाव होता है, ईर्ष्या की भावना होती है, वो अपने आप को समाज से अलग महसूस करता है, तो इन सारी भावनाओं के साथ उसके भीतर इतना विरोध, इतना विद्रोह उत्पन्न हो जाता है कि कई बार वो अपराध सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे समाज को सबक सिखाना है, और ये इस भावना के चलते वो स्वयं का नुकसान भी कर लेता है। और इस प्रकार की भावनाएं बाल अपराधियों के मध्य भी बहुत अधिक देखने को मिलती है कि ये आपको पता है कि सामाजिक विघटन की स्थिति में व्यक्ति विघटित हो जाता है, और ये किशोर अपराध का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि और देखिए, आधुनिक समाज में समन्वय, सामंजस्य, समानता, इन सब का बहुत अधिक अभाव है। तो ऐसी स्थिति में भी बालक जब सामाजिक विघटन की स्थिति आती है तो अपराध की ओर तेजी से बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारणों की। अब मनोवैज्ञानिक कारणों में क्या है, देखिए, अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण जो मुख्य कारण है उसमें है मानसिक रोग, बौद्धिक दुर्बलता, व्यक्तित्व के लक्षण और संवेगात्मक अस्थिरता। मानसिक रोग आप जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से क्या होता है मानसिक रोग। इसके बारे में कुछ अपराध शास्त्रियों ने मानसिक रोग और अपराध में घनिष्ठ संबंध पाया है। देखिए, ये मैंने आपसे क्या कहा था पहले भी, ये साहित्यिक बात नहीं है कि ये पाया गया है तो उनको यूं ही स्वप्न में आया कि मानसिक रोग और अपराध के मध्य संबंध होता है तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई मानसिक रोग और अपराध के मध्य संबंध होता है। ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सामाजिक वैज्ञानिक है। पहले उन्होंने ऐसे किशोर अपराधियों का, बहुत सारे किशोर अपराधियों का, अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों का जो कि अपराध में इन्वॉल्व हैं, जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं और जिनका एज 18 साल से कम है, आयु 18 साल से कम है, ऐसे लोगों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो लोग मानसिक रोगी होते हैं उनके अपराध करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक देखने को मिलती है। और उनका ये भी सजेशन रहा है कि ऐसे जो मानसिक रोगी हैं जो अपराध की ओर बढ़ते हैं उनको बजाय दंड देने के उनको आवश्यकता है कि उनका इलाज किया जाए। और कुछ मानसिक चिकित्सक साइकोपैथिक व्यक्तित्व को अपराध का कारण मानते हैं। साइकोपैथिक बालक ऐसे परिवार में पैदा होता है जहाँ प्रेम, नियंत्रण और स्नेह का पूर्ण अभाव होता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि बाद में एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम का भी रूप धारण कर लेती है। ठीक है, अब मनोवैज्ञानिक कारण में हमने मानसिक रोग को जाना, उसके बाद हम बौद्धिक दुर्बलता को जानेंगे। बौद्धिक दुर्बलता को अपराध का कारण मानने वाले मत के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो हैं गोडार्ड, और डॉक्टर गोरिंग ने भी लोम्ब्रोसो के मत का खंडन करके मन में उपस्थित किया था कि अपराध का कारण बुद्धि दोष है। गोडार्ड भी लिखते हैं कि अपराध का सबसे एकमात्र कारण क्या है, बौद्धिक दुर्बलता है। हमने गोरिंग के बारे में पूर्व में पढ़ा था, लोम्ब्रोसो के मत को भी हमने पढ़ा था। तो इन सब मतों का उन्होंने खंडन किया। किन्होंने किया? गोडार्ड ने। उन्होंने कहा बौद्धिक दुर्बलता एक प्रमुख कारण है बालकों के अपराध की ओर अग्रसर होने का। अब उसके बाद जो तीसरा कारण है वो है व्यक्तित्व के लक्षण। व्यक्तित्व के लक्षणों और अपराध की प्रवृत्ति में भी बहुत निकट का संबंध पाया जाता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के परिवेश से अनुकूलन करने का ढंग है। अपराधी बालक इस अनुकूलन में अपराधी कार्यों का प्रयोग करता है। देखिए, व्यक्तित्व के लक्षण में अनुकूलन मतलब किसी कार्य को स्वयं को ढाल लेना। अब इस संबंध में ग्लूयक ने अपनी पुस्तक में किशोर अपराधियों में सामान्य बालक की अपेक्षा स्वच्छंदता, विद्रोह, संदेहशीलता आदि अधिक भाव होते हैं और दूसरों को देखिए एक शब्द है इंग्लिश में सैडिस्टिक प्लेजर। सैडिस्टिक प्लेजर का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा दुखी है, एक आम मानव तो किसी दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति
दूसरों के दुख में अपने सुख को ढूंढते हैं, वो कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और इनमें एक हिंसात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। ये उनके व्यक्तित्व के लक्षण हैं कि दूसरे के दुख में अपने सुख को ढूंढना या संदेहशीलता होना या संवेदनहीन होना या विद्रोहात्मक व्यवहार होना या हिंसात्मक प्रवृत्ति होना, ये सारे के सारे ऐसे व्यक्तित्व के लक्षण हैं। अब इसके बाद स्वेगात्मक अस्थिरता। स्वेगात्मक अस्थिरता क्या कहती है? ये इसी प्रकार संवेगात्मक अस्थिरता अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम और सहानुभूति की कमी, संवेगात्मक असुरक्षा, कठोर अनुशासनहीनता और अपर्याप्तता की भावना, विद्रोह की प्रतिक्रिया बालकों के व्यक्तित्व को असंतुलित कर देती है। अब इस बात को हम समझें, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, जब वो परिवार जो विघटित हैं तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ बच्चों को सामान्य रूप से प्रेम नहीं मिलेगा, सामान्य रूप से वो सुरक्षा की भावना नहीं मिलेगी। बच्चों के भीतर सुरक्षा की भावना होना बहुत अधिक आवश्यक है, एक उनके सामान्य विकास के लिए, उनके सकारात्मक विकास के लिए। उनको जब संवेगात्मक सुरक्षा नहीं प्राप्त होगी और अत्यधिक कठोर अनुशासन होगा, ऐसी स्थिति में उनके भीतर एक विद्रोहात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। उनको लगता है कि जिन्होंने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया है उनसे वो बदला ले, और ऐसी स्थिति में जो ये संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति है, बच्चा बालक अपराध की ओर अग्रसर होता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण स्वयं में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इस कारण के बारे में तो अनेकानेक अध्ययन हुए हैं और ये पूर्णतः स्पष्टता उल्लेखित है कि अपराध की भूमिका में, चाहे वो वयस्क अपराध हो चाहे किशोर अपराध हो, आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आर्थिक कारण है बाल अपराधों के पारस्परिक संबंधों के बारे में हम ये मानते हैं, तथापि विद्वानों में मतभेद है। जॉर्ज बोल्ट तथा हीली का मत है कि अधिकांश दशाओं में आर्थिक परिस्थितियां बाल अपराध का कारण बनती हैं। किसका मत है? जॉर्ज बोल्ट तथा हीली का। जबकि मेरिल ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ डेलिक्वेंसी में ये सिद्ध किया कि अधिकांश बाल अपराधी मध्यम तथा उच्च वर्ग के होते हैं। बड़ी कमाल की बात है ये। देखिए, यहाँ मैं लगातार जब पिछले कुछ वर्षों से जब ये बाल अपराध के बारे में पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, और जब देखिए, क्योंकि हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो जो टेक्स्ट बुक हैं या जो रेफरेंस बुक्स हैं, सिर्फ अगर हम उसको पढ़ के अपने अध्ययन का विस्तार करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ये तयशुदा बात है। हम बहुत संकुचित दायरे में गोल गोल घूमते रहेंगे और हमारे ज्ञान का विस्तार बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक समाजशास्त्री के लिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो समाचार पत्रों को पढ़े, क्योंकि समाचार पत्रों में बहुतायता सामाजिक घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चाएं की जाती हैं। और वो समाचार पत्र, चाहे वो भारत का हो, चाहे सिर्फ भारत के बारे में बात नहीं होती, वो वैश्विक स्तर पे भी बात होती है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो ये देखने में भी आता है कि अमूमन बहुत सारे सामाजिक वैज्ञानिक मानते हैं कि गरीब जो बालक है वो अपराध की ओर बड़ी तेज़ी से अग्रसर होता है। परंतु वर्तमान समय में जब हम देखेंगे, मैंने ऐसे अनेक घटनाओं को पढ़ा है, जाना है, समझा है कि जहाँ मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के बालक भी, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो स्वयं सुखाय के लिए अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण देखिए, भारत की राजधानी में ऐसे अनेक बार घटनाएं हुई हैं जहां एक उच्च वर्ग परिवार से संबद्ध किशोरों ने किसी स्कूल के बच्चे का अपहरण कर लिया और फिरौती लेने के लिए, क्योंकि उसे अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं उसके पास है उससे कहीं अधिक सुख सुविधाएं उसे प्राप्त हो। या ऐसे बच्चे यौनाचार की ओर लिप्त होते हैं। अभी अगर आप अखबार पढ़ते हो, समाचार पत्र पढ़ते हो, तो रिसेंटली करीब 1.5-2 महीने पहले आपने पढ़ा होगा कि मेल बॉक्स करके एक अपराध की घटना बहुत अधिक उद्घाटित हुई, जहां किशोर अपराधी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने अपनी ही साथ की बच्चियों की कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि आपत्तिजनक हैं, उन्हें अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल भी है
तो अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल करना चाहे तो उसका बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है। तो इसलिए हम इन दोनों पक्षों से सहमत हमें होना चाहिए कि जॉर्ज बोर्ड ने जो कहा, जॉर्ज बोर्ड और हिली ने जो कहा कि आर्थिक परिस्थितियां बाल अपराध का कारण बनती हैं, ये सच है। परंतु इसके साथ साथ जो मेरिल ने ये बात कही कि बाल अपराधी मध्यम तथा उच्च वर्ग के होते हैं, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। ठीक है, अब निर्धनता, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की कि बाल अपराध में निर्धनता की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। निर्धन बच्चे बहुत सहजता से पॉकेटमारी करना या हेरा फेरी करने जैसे असामाजिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और इस समय निर्धनता को कारण मानने वालों में से रोडेस और सेलिन ये अपराध का प्रमुख कारण गरीबी को मानते हैं। कौन मानते हैं? रोडेस और सेलिन ये मानते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास धन का अभाव है, वो अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। और बहुत समय पूर्व भारत सरकार द्वारा जो बाल अपराधियों पर एक सर्वे किया गया, एक अध्ययन किया गया, उससे ज्ञात हुआ कि 48% बाल अपराधी ऐसे परिवारों के सदस्य थे जिनकी मासिक आय 250 रुपये से भी कम थी। ये एक विचारणीय बिंदु है कि जब इतनी कम आय होगी तो व्यक्ति अपने जीवन दैनिक दिनचर्या में जो आवश्यक उसकी मूलभूत आवश्यकता है उनको ही वो पूर्ण नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में वो अपराध की ओर सहजता से अग्रसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं भूखमरी। भूखमरी भी निर्धनता का ही हिस्सा है कि जब व्यक्ति इतना निर्धन होता है कि उसके पास खाने को भी 2 वक्त छोड़िए 1 वक्त का भी खाना खाने को नसीब नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में वो चोरी, डकैती, लूटमार जैसी चीज़ों पर की तरफ अग्रसर हो जाता है। इस संबंध में डॉक्टर हेकरवॉल ने भी लिखा है कि शुद्धता तथा भूखमरी अपराध के सरल तथा कुटिल मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब एक और कारण है बच्चों का नौकरी करना। निर्धनता के कारण जो छोटे बच्चे, आपने देखा होगा कि जो दुकानें हैं और जो घर हैं, बस स्टैंड हैं, मैकेनिक की दुकान है, वहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखेंगे, सिनेमा घरों में भी काम करते हुए देखेंगे। और ये बालक जब कम आयु में कमाने लगते हैं, कमाते तो ये अपने परिवार के सहयोग के लिए हैं, परंतु ये भी देखने में आया है कि ऐसे बच्चों के भीतर, क्योंकि उन पे सेल्फ इंडिपेंडेंसी हो गई है, तो कई बार वो अपनी जो आय है उसका एक बड़ा हिस्सा धूम्रपान, नशाखोरी जैसी आदतों में भी लगा देते हैं। और कई बार ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी चोरी जैसे कामों में संलग्न हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है पारिवारिक संघर्ष। देखिए, सारे जो बाल अपराध के कारण हैं वो इन्हीं तत्वों के आगे पीछे घूमते हैं कि अगर मैं बात करूं केंद्र में लेकर, तो अगर परिवार विघटित होगा, बच्चे को स्नेह नहीं मिलेगा, परिवार में तनाव की स्थिति होगी, परिवार में संघर्ष होगा, तो वो बच्चा विलगाव की स्थितियाँ महसूस करेगा और ऐसी स्थिति में उसके भीतर एक विद्रोहात्मक अवस्था में वो पहुंच जाता है। उसकी भावनाएं शून्य हो जाती हैं, वो कठोर हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जिनसे उसे स्नेह प्राप्त नहीं हुआ है, स्नेह तो छोड़िए आप, कई बार बहुत कठोर व्यवहार, कठोर अनुशासन प्राप्त हुआ है, ऐसी स्थिति में उसके भीतर इतना विद्रोह उत्पन्न हो जाता है कि वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। तो हमने बच्चों तमाम कारणों को जाना जो बाल अपराधियों को अपराध की क्षेत्र में अग्रसर करते हैं। हमने ये जाना कि जो संगत अगर बच्चे की खराब होगी तो वो बाल अपराध की ओर अग्रसर होगा। हमने ये जाना कि अगर विघटन की अवस्था होगी तो बच्चा बाल अपराधी बन जाता है, एक सामान्य बच्चा बाल अपराधी बन जाता है। हमने ये जाना कि अगर परिवार में संघर्ष होगा तो बच्चा बाल अपराधी बन जाता है। और इसके अलावा हमने और अन्य कारणों को भी जानने की कोशिश की कि बच्चा अगर आत्मनिर्भर हो जाता है बहुत अल्प आयु में तो भी वो बाल अपराधी बन जाता है। हमने जाना कि निर्धनता एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है बाल अपराध का। हमने ये भी जाना कि बौद्धिक दुर्बलता और मानसिक दुर्बलता जो है वो अपराध की ओर अग्रसर करने में बहुत अधिक भूमिका निभाती है। सिर्फ पारिवारिक विघटन की बात नहीं है, सामाजिक विघटन की अवस्था में भी
बाल अपराधी बनते हैं। हमने इसके संबंध में युद्ध की अवस्था देखी कि युद्ध की अवस्था जब होती है तो परिवार छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि घर के जो पुरुष सदस्य हैं वो युद्ध में संलग्न हो जाते हैं और ऐसी स्थितियों में भी जो बच्चे हैं वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और बुरी संगति तो है ही, साथ में हमने ये भी देखा था कि बच्चा अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर कमज़ोर होगा तो वो भी अपराध की ओर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर हमने जाना कि संगति, अब इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अगर बच्चे का सामाजिकरण बहुत सकारात्मक रूप से हुआ होगा तो और उसे एक अच्छी संगति मिलेगी, उसे एक अच्छा क्षेत्र मिलेगा, उसके भावनात्मक उसका विकास होगा, उसे भावनात्मक सुरक्षा प्राप्त होगी, तो इन स्थितियों में बच्चा बाल अपराध की ओर अग्रसर अपराध की ओर अग्रसर नहीं होगा। बाल अपराध का तो तात्पर्य हुआ, बाल अपराध अलग से कोई अवधारणा नहीं है, बालक का अपराध की ओर अग्रसर होना बाल अपराध है। ठीक है, आशा करती हूँ कि मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया समझाया विगत इतने दिनों में मैं आपको लगातार समकालीन सामाजिक समस्याओं के बारे में मैं बता रही हूँ, पर बहुत दुखद स्थिति है, बहुत पीड़ादायक स्थिति है मेरे लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए, कि कक्षा में लगभग 40 विद्यार्थी होंगे, अमूमन 40 विद्यार्थी होंगे जिनका ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, बावजूद उसके 1 या 2 विद्यार्थी ही आप PDF खोल के देखते हैं, जो आपके नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, असाइनमेंट एक भी बच्चा नहीं करता है। और मैं ऐसे में आप लोगों से क्या कहूँ, मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। मैं यही आशा करती हूँ, यही विश्वास करती हूँ कि शायद जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है, परंपरा आप लोगों ने यही बना रखी है कि ठीक जो आपके विश्वविद्यालय की परीक्षा उससे 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले आप पढ़ना शुरू करते हैं, तभी शायद आप ये सारे वीडियो को खोल के देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि मैं रोज़ इंतज़ार करती हूँ कि आप इसे देखें, इसे समझें। और कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत निराशा का भाव इस वजह से बहुत उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चूँकि एक गुरु होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि आप चाहे देखें ना देखें, आप चाहे पढ़ें ना पढ़ें, परंतु मैं निरंतर अपने दायित्व का निर्वहन करूँगी। तो आने वाली कक्षाओं में हम बाल अपराध को रोकने के कौन से ऐसे साधन हो सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे, इस आशा के साथ कि आप भले ही पिछले 1.5 महीने में आपने ना तो कुछ देखा है ना कुछ पढ़ा है जो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, परंतु यही आशा करती हूँ कि आने वाले समय में आप लोग पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और देखिए बच्चों, आपके लिए तो एक सहज मार्ग ये उपलब्ध हो गया है कि अगर आप घर के किसी काम में व्यस्त हैं, आप कृषि में व्यस्त हैं, तो भी आप ये जो आप वीडियो है उसे वीडियो के रूप में न देख के सिर्फ ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। ये सुनना ही आपका जो ज्ञान है उसको विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आशा करती हूँ कि आप मेरी बात को समझने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।